हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक। आज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। जिन्होंने अब तक जय सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको दो सम्स करवाया था, एक मिनिमाइजिंग और एक मैक्सिमाइजिंग का, लेकिन वो डायरेक्टली इक्वेशन दिया था। अब आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इस क्वेश्चन से आपको इक्वेशन फ्रेम करना होगा। इक्वेशन फ्रेम करके फिर डिसाइड करना होगा कि मिनिमाइजिंग का सम है या मैक्सिमाइजिंग का सम है। लास्ट लाइन पे ऑलरेडी दिया हुआ, अगर आप देख सकते हो, डिटरमाइन द क्वांटिटीज ऑफ ए एंड बी ही शुड टेक टू मिनिमाइज हिज एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कोई भी चीज का अगर मुझे कॉस्ट चाहिए सुनो, तो कॉस्ट ज्यादा अच्छा लगता है कि कम अच्छा लगता है? कॉस्ट, किसी भी चीज का कॉस्ट अच्छा क्या है, क्या ज्यादा कि कम? कम। और प्रॉफिट मतलब अगर आपको एक्सपेंडिचर चाहिए तो एक्सपेंडिचर बाय डिफॉल्ट क्या होने वाला है? मिनिमाइजिंग होने वाला है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट भी पूछा है तो भी मिनिमाइज, लेकिन अगर प्रॉफिट पूछा है तो मैक्सिमम। एक तरीका का ये पहचान है क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो मैक्सिमाइजेशन का सम होगा। अगर कॉस्ट रिलेटेड, खर्चा रिलेटेड आ रहा है तो मिनिमाइजिंग का सम होगा। ओके, अब इधर कॉस्ट या प्रॉफिट किस चीज का फाइंड करना है? सर हमको डिटरमाइन करना है क्वांटिटी फॉर ए एंड बी, इस चीज का कॉस्ट फाइंड करना है। तो जिस चीज का आपको कॉस्ट फाइंड करना है वो हमेशा आपका हेडिंग बन जाएगा। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ऐसा है ना जो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। जैसा बोल रहा हूं वो याद रखो, सम बहुत इजी हो जाएगा। मुझे खर्चा निकालना है ए और बी का, तो ये मेरा हेडिंग बन जाएगा। हेडिंग ए एंड बी, इधर ले लेता हूं टोटल। ठीक है, स्टेटमेंट लिखूंगा, पहले वो स्टेटमेंट के अंदर इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देख लो। ओके, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया है daily requirement of 2 vitamin V1 and V2 and mineral M for a certain person is at least 30 unit। सर समझा नहीं। देखिए एक इंसान का डेली रिक्वायरमेंट जो है उसमें विटामिन होना चाहिए, दो टाइप का विटामिन होना चाहिए, विटामिन V1 एंड विटामिन 2। उसके अलावा उसको मिनरल की भी जरूरत होती है, बराबर है। तो उसको कम से कम, एट लीस्ट वर्ड यहाँ पे किया गया, एट लीस्ट मतलब कम से कम कितना विटामिन या कितना मिनरल लगने वाला उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। एक इंसान को डेली रिक्वायरमेंट मतलब रोज का रिक्वायरमेंट क्या है वो दिया गया है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 2 विटामिन V1 एंड V2 एंड मिनरल M फॉर अ सर्टेन पर्सन इज एट लीस्ट 30 यूनिट ऑफ V1, 60 यूनिट ऑफ V2, बट नॉट मोर देन 40 यूनिट ऑफ M। M मतलब मिनरल। मतलब एक इंसान को अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो कम से कम एट लीस्ट 30 यूनिट विटामिन वी का चाहिए, 60 यूनिट विटामिन 2 का चाहिए, एंड नॉट मोर देन 40। नॉट मोर देन 40 मतलब 40 से ज्यादा नहीं, 40 से कम चलेगा, मैक्सिमम 40 है। यहाँ पे मैक्सिमम कितना? 40 यूनिट मिनरल का। इससे ज्यादा डेली रिक्वायरमेंट इंसान का नहीं होना चाहिए, बराबर है? क्लियर है? तो एक इंसान को क्या क्या चीज चाहिए? विटामिन चाहिए, V1 V2 एंड मिनरल चाहिए। मतलब ये कुछ तो है। अब इसके अंदर क्या क्या होने वाला है? विटामिन 1 आने वाला है, विटामिन 2 आने वाला है और मिनरल। विटामिन 1 का टोटल एक इंसान में कितना होना चाहिए? कम से कम 30 होना चाहिए। तो कम से कम इसका टोटल 30 आना चाहिए। कम से कम मतलब लेस देन का साइन। बात समझ में आया क्या? अब लेस देन का साइन कैसे होने वाला है जरा समझते। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी विटामिन होगा, विटामिन जो होगा वो कम से कम 30 होगा। 30 से ज्यादा चलेगा, 30 से कम चलेगा क्या? नहीं। मतलब मेरा आंसर जो है, विटामिन का जो आंसर है कम से कम 30 है। 30 से बड़ा चलेगा लेकिन छोटा चलेगा क्या? मतलब जब मेरे तरफ फेस ओपन होगा तो मैं क्या रहूंगा? बड़ा। सामने वाला क्या रहेगा? छोटा। तो मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए? 30 या 30 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरा साइन ये समझ में आ गया, पक्का समझा? वैसे विटामिन 2 में ही बोला है एट लीस्ट कितना होना चाहिए? 60।
बट मिनरल में उल्टा दे दिया है 40। साइन समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, नॉट मोर देन 40, मतलब मिनरल का टोटल 40 से ज्यादा नहीं आना, 40 से छोटा चलेगा। मतलब छोटा मतलब फेस उसकी तरफ ओपन रहेगा, मेरे तरफ नहीं। अगर फेस मेरे तरफ ओपन हो तो मैं क्या बन जाऊंगा, ग्रेटर, और सामने वाला स्मॉलर होता है, बराबर है कि नहीं? तो अभी मैंने बोला है नॉट मोर देन 40, नॉट मोर देन 40 मतलब मेरा टोटल 40 से ज्यादा नहीं आएगा, मतलब 40 से कम आएगा, तो वो बड़ा रहेगा और मेरा वैल्यू क्या रहेगा, छोटा रहेगा। बात समझ में आया? ये साइन समझ में आ गया? बस यही साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर है? पक्का? चलिए देखते हैं अब क्या दिया आगे। फिर ही मीट्स दिस रिक्वायरमेंट बाय टेकिंग 2 ब्रांड्स ऑफ टैबलेट ए एंड बी। अगर उसे इस चीज की जरूरत है तो उसके पास 2 ब्रांड्स ऑफ टैबलेट है, एक है टैबलेट ए और एक है टैबलेट बी, मतलब जो अपन ने हेडिंग में लिखा है। तो एक इंसान को अगर टैबलेट ए लेना है तो उसमें कितना विटामिन आने वाला, 1, विटामिन 2 कितना आने वाला, मिनरल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। टैबलेट ए अगर वो लेता है तो उसमें 3 यूनिट विटामिन 1 का आता है, 4 यूनिट विटामिन 2 का आता है एंड 1 यूनिट मिनरल का आता है। टैबलेट ए अगर वो लेता है तो इसमें 3 यूनिट, 4 यूनिट और 1 यूनिट आता है। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? उसके बाद क्या है, और टैबलेट बी ले रहा है तो 1 यूनिट, 3 यूनिट एंड 2 यूनिट आ रहा है। बात समझ में आया यहां तक? पक्का समझ में आ गया? अगर ये समझ गया आपका काम हो गया, ये समझ गया तो आपका काम डन। अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो अपने को स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट टैबलेट ए बी एक्स एंड टैबलेट बी बी वाई। आप x1 x2 भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी। क्लियर है? फिर एज पर द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन दिया है क्या, 3 विटामिन, 4 विटामिन, 1 विटामिन, 1 विटामिन, 3 विटामिन, 2 विटामिन। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन वी कैन से 3x1, अभी x1 ने मैंने x ही लिखा तो x प्लस 1y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इक्वेशन 2। समझ में आया क्या? यहां पे 1x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, इक्वेशन 3। ये समझ में आया क्या? पक्का? अब अगर आपको याद होगा जो पिछले लेक्चर में आपने किया था, तो क्वेश्चन में सबसे पहला पूछा जाता था मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या मतलब, क्या फाइंड करना है? तो मुझे फाइंड करना है कॉस्ट, किस चीज का, ए का और बी का। तो क्वेश्चन में दिया है द टैबलेट कॉस्ट 2, टैबलेट कॉस्ट 1। ए मतलब एक्स है तो अपन लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब मिनिमाइज, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस y, 1y मतलब y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझा? ऑब्जेक्टिव मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइजिंग फाइंड करना है, खर्चा मिनिमाइज। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो कॉस्ट दिया, मतलब वो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ए टैबलेट का कितना है 2, बी टैबलेट का कितना है 1। ए के लिए मैंने x लिया है, बी के लिए मैंने y लिया, तो 2x प्लस y। ये समझा? सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू ये इक्वेशंस दिए, क्या है इक्वेशन, 3x1 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर 4x1 प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। ये समझ में आया? वेर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉर्मली आपका क्वेश्चन इधर से आता था और फिर आप इसके आगे सॉल्व करते थे। ये नॉर्मल इक्वेशन जब दिया रहता था तो ऐसा दिया रहता था, आप सॉल्व कर देते। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ, वर्ड प्रॉब्लम आया। तो वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपने फॉर्मुलेट किया इक्वेशन, फॉर्मुलेट करने के बाद उसे आपके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब इसके आगे से आपका सम स्टार्ट होगा। कैसे? कितने इक्वेशंस, 3 इक्वेशन, कितने बॉक्स, 3 बॉक्स, फिर 0 0 करना है, फिर ग्राफ प्लॉट करना है, फिर कॉमन एरिया मार्क करना है, और मिनिमम बोला है तो मिनिमम एरिया सिलेक्ट करना है। याद आया? चलिए स्टार्ट करते, देखते ये सम फिर से कैसे सॉल्व होगा। 3 इक्वेशन है, 3 बॉक्स बना देता हूं। पहला बॉक्स पहले वाले इक्वेशन के लिए बनेगा, दूसरा बॉक्स
और एक बॉक्स बना दो, 3 बॉक्स बनने वाले क्योंकि 3 इक्वेशंस दिए गए। क्लियर है? चलिए ठीक है, आई होप आपको ये सब मालूम है, याद है, भूल तो नहीं गए होंगे। पहला इक्वेशन, क्या बात है, वेरी गुड। पहला इक्वेशन है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, और ये है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे लेस देन विजन का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बट खाली इसे लिखने के लिए x y x कॉमा y x y x कॉमा y x y x कॉमा y बराबर है 0 0 0 0 0 0। याद आया ना? ऐसा कुछ किया था हमने बहुत टाइम पहले, वेकेशन हो गया उसके बाद। चलिए ठीक है, ये 0 है, y का वैल्यू, बात समझा? y 0 है तो 10 आ जाएगा, तो इधर आएगा 0,30 10,0, पहले x बाद में y ना, पहले x बाद में y। क्लियर हुआ? यहां पे आते सो x का वैल्यू 0, तो 3y इज इक्वल टू 60 है, तो y इज इक्वल टू 20 आएगा। y इक्वल्स टू 0 हो गया, तो 4x इज इक्वल टू 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 4 1 जा 4 बैलेंस टू 15, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा 0,20 15,0। दोनों क्लियर है ना? यहाँ पे ये 0 है तो 2y 40 मतलब 20, ये 0 है तो 40 0,20 40,0। वैल्यू समझ में आ गया? पक्का? अब इसी को आपको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। चलिए ठीक है, ग्राफ पे इसे प्लॉट कर लेते। मैं रफ में प्रेजेंट कर रहा हूं, बट आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से अच्छे से उसे प्रेजेंट करना। अब नंबर्स बताओ मुझे कौन सा है सबसे बड़ा नंबर, अगर मैं देखने जाऊं तो 40 है, और सबसे छोटा नंबर 10 है, बराबर है? तो मैं 10-10 का गैप ले लेता हूं। यहाँ पे 0, पहला 10, फिर 20, फिर 30 40 50 50 तक चले जाता हूं। सेम यहाँ पे 10 20 30 40 50, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। स्केल लिखना पड़ेगा, तो स्केल पे मैंने क्या लिया है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। 10 यूनिट लिया आपने, यूनिट आ जाएगा। चलिए ठीक है, पहला मार्किंग करेंगे। 0,30 किधर, y पे, 10 किधर, तो ये x है, 10 और 30 बराबर है, y पे 30 x पे 10, तो ये x पे 10 और y पे 30 लिया। अब इधर आपको लाइन ड्रॉ कर देना है, जैसा बनेगा मैं बना रहा हूं, बट आप लोग के पास परफेक्ट रहेगा। अब ये इक्वेशन बन गया लाइन। अब इसका साइन इंपॉर्टेंट है, क्या साइन दिया था, देखो ये साइन क्या है, ग्रेटर है ना, मैं बड़ा है ना। अब छोटा है तो अंदर और ग्रेटर है तो बाहर। वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, एरो का साइन, ये क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर है तो एरो किधर जाएगा, बाहर की तरफ, और लेस देन है तो एरो किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो इस लाइन का बाहर मतलब इधर ना, मतलब ये अकेला अगर लाइन होता, ये अकेला एक लाइन होता, तो इसके लिए इसका घर यहां से चालू होता यहां तक, ये पूरा घर उसका होता, क्योंकि इसका एरो बाहर जा रहा है नहीं? मतलब इसको अगर मुझे शेड करना होता तो मैं ऐसे शेड करता, भाई ये पूरा घर तेरा ले ले, सिंगल लाइन। क्लियर हुआ? बट अपने पास सिंगल लाइन नहीं, और भी लाइन है, क्योंकि 3 इक्वेशन है तो 3 लाइन ड्रॉ होने वाला है। अब दूसरा क्या है, 20 और 15, 20 किधर, y पे, और 15 किधर, 15 मतलब 10 और 20 के बीच में आएगा ना। चलिए ठीक है, मार्क कर देते हैं इसे भी। क्लियर? अब फिर से ये इक्वेशन ले लेते। अरे इक्वेशन लिखा नहीं था मैंने, पहले वाला इक्वेशन था मेरा 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30 था, और दूसरा है 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, बराबर है। अब इसका भी एरो किधर है बताओ जरा, सर ये भी बाहर है, बट 2 लाइन आ गए। 2 लाइन मतलब ये देखो, यहां से चालू हो रहा है यहां तक जा रहा है, तो इसका बाहर मतलब ये और ये, तो दोनों का कॉमन ये है, ये इसका लाइन हुआ यहां तक और ये इसका लाइन हुआ यहां तक,
तो अभी तक कॉमन रीजन अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा कॉमन रीजन है, ऐसा यहां तक बात समझ में आ गया, कॉमन रीजन समझा। बट और एक लाइन है 20 और 40, 20 किधर y पे और 40 किधर, अरे ये समझा, तो ये आपका लाइन है। चलिए ये वाला लाइन भी ले लेते, 20 और 40 वाला लाइन, ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब थोड़ा लाइट दिखेगा बट एडजस्ट कर लेना क्योंकि स्केल है और इसमें प्रॉब्लम होता ही है। तो यहाँ पे मैं ब्लू शेड कर लेता हूँ ये लाइन को। और इक्वेशन इसका क्या है, x प्लस 2y लेस देन 40, इसका साइन क्या है, लेस देन मतलब अंदर, ग्रेटर देन मतलब बाहर। तो अब ये लाइन का शेड अंदर आएगा, अब अंदर आएगा मतलब ये ऐसा मार्क होएगा। तो अब मुझे बताओ तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन किधर है, तो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन जैसे इसका अंदर आ रहा है या नहीं, ये अंदर आ रहा है सर, ये बाहर जा रहा है ये लाइन, और ये लाइन भी बाहर जा रहा है, मतलब ये इसका कॉमन रीजन है। पॉइंट समझ में आ गया, ये मार्किंग आपको समझ में आना चाहिए। अब जब मैंने कॉमन रीजन लिया है तो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि ये घर बना कैसे। तो यहां पे जो घर बना है उसमें ये एक पॉइंट है, 2 3 4 पॉइंट से बना ना घर, कॉमन रीजन समझ में आया, इसको नेमिंग कर देता हूं ए बी सी एंड डी। आपने वो क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स का वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू मतलब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यू। ग्राफ पेपर होगा तो डायरेक्टली मिल जाएगा, बट ग्राफ पेपर अभी नहीं है तो अपने को फाइंड करना पड़ेगा चारों के वैल्यू। अगर लाइन पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली आंसर आएगा, लेकिन ग्राफ के अंदर है, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट ए ना ग्राफ के अंदर है, बी और सी लाइन पे, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। खाली इन दोनों को अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान देना। अब मैं ए पॉइंट की बात करूंगा तो वो ये वाला लाइन है नहीं, और ये वाला लाइन, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, वो ए का वैल्यू है। डी की बात करेंगे तो ये वाला लाइन लेंगे और ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसे डी का वैल्यू मिलेगा। बात समझा। बी और सी के लिए कोई लाइन नहीं यूज करना क्योंकि वो लाइन के ऊपर है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा। क्लियर है सोम, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ए की बात करता हूं, तो ए के लिए अपने को ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन, मतलब 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, ये अभी साइन का इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं सर, y को सेम कर सकते हो या तो x को सेम कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, y सेम करना है तो ये आएगा 6x प्लस 2y इक्वल टू 60, x प्लस 2y इक्वल टू 40, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 6 में से 1 जाएगा तो 5x, 60 में से 40 जाएगा तो 20, x इज इक्वल टू 4। अरे बात समझा, हाँ देखो ये ऑलमोस्ट 10 के अंदर ही आ रहा है, तो इधर चौथा लाइन जो रहेगा वो x का वैल्यू रहेगा, मतलब इधर से आप स्ट्रेट लाइन लिख के ऐसा देखोगे ग्राफ में, तो ये जो फोर्थ लाइन रहेगा वो उसका आंसर होगा। और ये जो बंदा है ये 20 के ऊपर नीचे ही आ रहा है, मतलब इसका y का वैल्यू कुछ उसके आसपास ही रहेगा। चलिए ठीक है, अभी x का वैल्यू इसमें 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 जिधर आपका मन करता है उसमें सब्स्टिट्यूट करो। मैं पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x का वैल्यू इसमें, सेकेंड में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं है, सेकेंड में करना है तो सेकेंड में कर, इधर कर देता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 40, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 40, 2y इज इक्वल टू 36, प्लस 4 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 18। देखो मैंने बताया था ना 20 से नीचे वो 18-19 के लाइन पे रहेगा ही वो, तो आपको a का वैल्यू मिल गया क्या, 4,18। अंडरस्टूड, पक्का। अब जैसे आपने a फाइंड किया है वैसे आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, बट डी के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला और ये वाला। क्लियर है कि नहीं, ये दो लाइन से डी एम हो रहा है तो ये दोनों को यूज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, डी वाला वैल्यू यूज कर लेते, दैट इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 30, 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। अब वापस से सेम करना पड़ेगा, इधर 3 इधर y, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं, 9x प्लस 3y इक्वल टू 90, 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 9 में से 4 जाएगा 5x,
90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। देख लेते हैं x का वैल्यू 6 है क्या? हाँ सर ये तो ज्यादा ही कुछ दिख रहा है, मतलब 6 रहेगा ही। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया, रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। अब मैं पहले वाले ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। x का वैल्यू डायरेक्टली 3 इंटू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, 3 6 जा 18, प्लस 18 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 30 माइनस 18, वेरी गुड, y इज इक्वल टू 12। देख लेते हैं y का वैल्यू, हाँ सर ये आसपास ही दिख रहा है, तो y का वैल्यू भी मिल गया आपको। क्लियर है? अब फाइनल स्टेप, फाइनल आंसर निकालना है। तो d के वैल्यूज मिल गए। अब आपके टोटल a b c d 4 वैल्यू है, चारों में से मुझे क्या फाइंड करना है? मिनिमम आंसर। और मिनिमम फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरे पास, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिनिमाइजिंग का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मिनिमाइजिंग कैसे निकालेंगे? तो मिनिमाइज z इज इक्वल 2x प्लस वाई, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ए का वैल्यू क्या है? 4,18। बी का वैल्यू क्या है सर? 40 पे ना, और वो भी x पे 40 है, ये x पे, तो इसका y का वैल्यू क्या है? 0। समझा? c का वैल्यू कितना है? वो भी x पे। d का वैल्यू सर वो तो अभी हमने फाइंड किया ना, d का वैल्यू 6 और 12, तो 6,12। क्लियर है? अब क्या करना है x और y में? तो 2 इंटू 4 प्लस 18, 4 2 जा 8, 8 प्लस 18 26, बराबर है। यहां पे 2 इंटू 40 प्लस 0 इज इक्वल टू 80, बराबर है। यहां पे आते 2 इंटू 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 40, 2 इंटू 6 प्लस 12 24। अरे बराबर है। क्लियर? अब इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत तो पड़ने वाली नहीं, बेसिक कैलकुलेशन था। मुझे क्या फाइंड करने का सोनू? मुझे फाइंड करने का मिनिमम आंसर। तो इन चारों पॉइंट में सबसे कम कॉस्ट किस में आ रहा है? तो सबसे कम कॉस्ट 24 है मेरा, पॉइंट डी। खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट डी हैज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ₹24। फाइनल आंसर अपने को लिखना पड़ेगा, पॉइंट डी हैज द मिनिमम कॉस्ट। मैंने आपको बोला है, आप लिख लेना। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया? तो इसी तरह के वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।